विधि का शासन। अब ये समझना, बहुत अच्छा पॉइंट हमने लिया है ब्रिटेन से। क्या? विधि का शासन। आप जब पढ़ते हो कौन सा फंडामेंटल साइट, तो आप 14वां अनुच्छेद क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कोई कानून है सब पे बराबर लागू होगा, है ना। लेकिन अब हमारे यहाँ पे स्थितियाँ अलग थी भारत में क्या था? बहुत पहले से भारत के ऐसा सिस्टम था जहाँ पे जाति पात, है ना, धर्म, इनका पर्याप्त मात्रा में समावेश था हमारे भारत में, है ना। लोग क्या थे? अलग अलग थे, अलग विभिन्न धर्म थे भारत में, विभिन्न जातियाँ हैं, है ना, विभिन्न संप्रदाय थे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना था? वो सबसे बड़ी बात, सामाजिक स्थितियां भी कुछ ऐसी थी, जात पात, ऊंच नीच, महिला असमानता, ये पर्याप्त मात्रा में। अब मान लो सबको बराबर अधिकार दे दिए, तो इसमें क्या हो रहा था? जो ऊंचे वर्ग थे उनका तो कुछ नहीं, लेकिन निम्न वर्ग का क्या हो रहा था? निम्न वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता था। तो फिर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया? विधि के समक्ष समता के साथ क्या लिया? विधि का शासन। विधि का शासन बोलता है कि सामान्य परिस्थितियों के व्यक्तियों पर समान विधि लागू होगी। मतलब एक जैसी स्थिति, कंडीशन वाले लोग हैं तो उन पे सामान्य विधियां लागू होंगी, है ना। जैसे कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर प्रताड़ित करता है एससी वर्ग के व्यक्ति को, तो उनके लिए अलग से एक एक्ट बनाया जाएगा, है ना। तो ये क्या है? विधि का शासन। कुछ मामलों में जैसे आपके जनजाति वर्ग, महिला वर्ग, इनके लिए क्या दिए गए हैं? विशेष प्रावधान, जैसे लाडली बहना योजना, है ना, महिला सशक्तिकरण, महिला, है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम, है ना। अब घरेलू हिंसा में कभी पुरुष आते हैं क्या? है ना। डोमेस्टिक वायलेंस किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो कुछ वर्ग के लिए क्या कर सकती है? कानून में असमानताएं हो सकती हैं। वैसे 14 आर्टिकल क्या बोलता है? सबके लिए एक समान शासन। लेकिन कुछ वर्गों के लिए फिर क्या? क्योंकि अगर सबके लिए एक समान शासन भी कर दिया तो कुछ वर्ग जो बेचारा पहले से पिछड़ा था वो तो हमेशा पिछड़ा रहेगा, है ना। तो उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशल एवं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए राज्य क्या कर सकती है? कुछ विशेष प्रावधान ला सकती है। बात समझ में आई? तो ये कहाँ से लिया हमने विधि का शासन? ब्रिटेन से लिया। क्लियर बात है ना। तो ये होता है विधि का। अब लिखो अमेरिका। हाल ही में किस राष्ट्रपति पे मैं ये प्रावधान लगाया कि वो जीवन में कभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ठीक है। और अमेरिका से ही हमने लिया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, एक और लिख लो। ब्रिटेन में एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जानते हो आप लोग क्या होता है? एकल न्यायिक प्रणाली। आप सुन लो, पर हर बात को बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी सिर्फ नोट्स बनाना काम नहीं होता है। एक बार आपकी शब्दों पे, जैसे आपको विधि के समक्ष समता और विधि का शासन में समझ में आ गया। विधि के समक्ष समता क्या है? सबको क्या दे दिए गए? बराबर कानून। ठीक है। ये पढ़ना क्या है? सबके लिए बराबर। परीक्षा देने जाओगे, आपका सिलेक्शन 60 नंबर में होगा और इनका सिलेक्शन हो जाए 55 नंबर में। तो ये क्या है? विधि का शासन। कोई भी बुरा नहीं माना करो। देखो उदाहरण का, है ना, ये कोई उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो आप क्या है पुरुष, तो आपका कट ऑफ क्या जाएगा? अलग रैंक से बनेगा। इनका कट ऑफ, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते आर्टिकल 14 का प्रयोग करो, नहीं। यहाँ पे क्या है? विधि का
शासन है ये, है ना, कि समान, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इनका 55 जाए इनका 72 चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम परिस्थिति के हैं। क्लियर? तो सेम परिस्थिति के लोगों पे सेम कानून बनाए जा सकते हैं। ये क्या है, विधि का शासन। और विधि का समक्ष समता क्या है, सब पे एक तरह का। ठीक है, क्लियर बात हुई। ऐसे ही लिखो, एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली, ये भी कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है ना। यहाँ पे थोड़ा कर लो, इस पे गौर करने वाली बात है। आपने अपने यहाँ की न्याय प्रणाली कैसी है बेटा, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जानते हो आप लोग क्या होता है? हैं? देखो हमारे यहाँ पे अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में कैसा है न्याय, अमेरिका में मैक्सिको वालों के लिए न्याय अलग है ना, मैक्सिको के लिए न्याय अलग है और कनाडियन के लिए अलग न्याय है ना। वहाँ क्या है, राज्यों में अलग सिस्टम चलता है जुडिशियल सिस्टम, केंद्र में वहाँ पे अलग जुडिशियल। हमारे यहाँ पे क्या है, एक समान कानून संहिता है ना, सबके लिए बराबर, चाहे वो राज्य का हो केंद्र का। इसीलिए हमारे यहाँ पे सिस्टम कैसा है, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट बताए गए हमारे यहाँ। अधीनस्थ जानते हो ना, कि सबसे ऊपर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसने जो बोल दिया वही होगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा मतलब शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान का काम है ना न्याय देना। देखो राजनीति समझना है तो 3 देवताओं को समझ लो, राजनीति समझ में आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही होता है, कौन सा, न्यायिक प्रणाली हमारे यहाँ पे कैसी है, अधीनस्थ। अधीनस्थ जानते हो ना, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब जानते हो, एक बड़ा अधिकारी, फिर उसके नीचे छोटा अधिकारी, फिर ऐसे ही हमारे यहाँ कोर्ट कैसा है, ऐसा ही है ना, सबसे ऊपर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट, फिर कौन सा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कौन सा कोर्ट है, सिविल कोर्ट, है ना। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये ऐसे ही, ये क्या कहलाता है, ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अमेरिका में लिख लो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, कहाँ से ली है, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका में पहला लिख लीजिए, राष्ट्रपति का पद। प्रेसिडेंट कहाँ से आए हैं, अमेरिका से। क्या लिया हमने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा है, अमेरिका से। भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, हाँ, इनको ये भी बहुत सुर्खियों में रहते हैं, पढ़ के रखा करो। इसके पहले क्या थे, राज्यपाल थे, है ना। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से नहीं है, हरियाणा से हैं, है ना। तो इनके बारे में पढ़ के रखना, जो ज़्यादा सुर्खियों में रहें उनके बारे में ज़रूर पढ़ के रखना है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अगला लिखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया हमने, जानते हो ये क्या होता है? अगर कोई राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायरों का सही प्रयोग नहीं करता है, क्लियर बात हुई, अगर कोई राष्ट्रपति संवैधानिक दायरों का सही प्रयोग नहीं किया करता है, या संवैधानिक कदाचार मतलब संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है, तब संसद में उसके खिलाफ क्या लाई जा सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, ये कैसे लाई जाती है कि किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ, किसी भी सदन में एक बिल लाया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि उस उक्त राष्ट्रपति ने ये कार्य संवैधानिक दायरे में रहकर नहीं किया है, इसलिए इनको पद से हटाया जाए। ठीक है, या रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिमूवल प्रोसेस ही क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है।
क्लियर बात है। ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। क्या है कि एक सदन में उनके लिए बिल लाया जाएगा कि आपको हटाया जाए, उन्हें पे सूचित किया जाएगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, फिर वो बिल कहाँ जाएगा? पहले एक सदन में, फिर 2 सदन में। वो अगर दोनों सदन उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, मतलब दोनों सदन में 2/3 मतलब 66% वोटिंग उनके खिलाफ हो जाती है, फिर वो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। अच्छा, महाभियोग में एक बात ध्यान रखना कि महाभियोग का जो बिल होता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसके विरुद्ध लाया जाता है? उन्हीं के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया। लेकिन भारत में अभी तक कभी भी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है ना? और अमेरिका में लाया गया है ना? अमेरिका में लाया गया है, लेकिन भारत में नहीं लाया गया। अमेरिका में तो इसी पे लाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप पे लाया गया था, है ना? और एक अब्राहम लिंकन सुने होंगे, उन पर भी लाया गया था। तो अमेरिका में 2 बार आ चुका है, भारत में अभी तक। अगला लिखो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट या मूल, संविधान का भाग 3 है ना फंडामेंटल राइट। तो संविधान का भाग 3 कहां से लाया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत बड़ा सिस्टम है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, है ना? ये इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ब्रिटिश का एक ऐसा दस्तावेज है जो उनके नागरिकों के लिए लाया गया था, है ना? किसके लिए लाया गया था? नागरिकों के लिए। उसी मैग्ना कार्टा से फिर अमेरिका ने बनाए अपने फंडामेंटल राइट, है ना? और फिर वहीं से हमने उठाए हैं कौन सा प्रोविज़न? फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अमेरिका के लेकिन फंडामेंटल राइट में लिखा है कि कभी भी फंडामेंटल राइट बदले नहीं जा सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? बदले नहीं जा सकते। लेकिन भारत ने इसमें क्या किया? सुधार किया। भारत में क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं? हटाए जा सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन कब हटाए जा सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो। इस पे बहुत विवाद हुआ था, कभी एक क्लास में पूरा डिस्कस करूंगा बिल्कुल। इस पे बहुत विवाद हुआ था क्योंकि फंडामेंटल राइट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल जोड़ दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब कोई व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी रखे, है ना? तो ऐसे में क्या होता? भौतिक संसाधनों का एकत्रीकरण, जानते हो ना, एक जगह, मतलब सबके, मतलब अगर सबको ये दे दिया कि तुम कितना भी कमाओ तो सारे संसाधन कहाँ आ जाएंगे? एक जगह आ जाएंगे, है ना? क्लियर बात है ना? सारी जमीनें किसके पास चली जाती? जमींदारों के पास चली जाती। तो क्या करना था? प्रॉपर्टी पे हमें बनाना था कानून। तो तब न्यायपालिका ने ये क्या दिया था? न्यायपालिका ने बोला था कि फंडामेंटल राइट भी क्या हो सकते हैं? हटाए जा सकते हैं या चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल किसी बिल के आधार पे आप नहीं हटा सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है ना? एक व्यक्ति थे, एक अच्छा कहानी बताता हूँ, सुना होगा आप लोगों ने, शंकरी प्रसाद। सही सुना? शंकरी प्रसाद एक बिहार के किसान थे, है ना? ऐसे वैसे किसान थे, उनके पास थी 2500 एकड़ की प्रॉपर्टी, है ना? और उसी समय पे किया था, आपने सुना होगा, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन चल रहा था। भूदान आंदोलन जानते हो ना? क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में आज़ादी के बाद ये स्थिति थी कि गांव में पूरी ज़मीन, लगभग 95% ज़मीन किसके पास होती थी? गांव के एक व्यक्ति के पास। वो जिमींदार, जागीरदार सब कहलाता था, और बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ 5% में गुजारा करते थे। तो अब बात है कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है कि सबको समानता भी है। भले तुम्हें मौलिक अधिकार दिया गया है प्रॉपर्टी का, लेकिन भारत में क्या है? प्रस्तावना बोलता है ना, समानता, स्वतंत्रता, है ना? अब ये काहे की समानता है कि तुम्हारे पास 2500 एकड़ है, एक के पास 5 एकड़ भी नहीं है, है ना? तो यहाँ पे सरकार ने एक बनाया, एक किया था उन्होंने, प्रथम अनुसूची में जोड़ा था, है ना? 9वीं अनुसूची जोड़ी। 9वीं अनुसूची में कौन से बिल लाए? भू सुधार अधिनियम डाल दिए कि
राज्य कभी भी चाहे किसी की भी प्रॉपर्टी कैप्चर कर सकता है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं। मान लो मुझे लगा, मैं राज्य हूँ, मुझे लगा इनकी प्रॉपर्टी अब मुझे ले लेनी है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो इनकी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार शंकरी प्रसाद की बेचारे की 2500 एकड़ प्रॉपर्टी किसने ले ली? राज्य ने, बिहार में है ना, बिहार स्टेट ने ले ली। उसने न्यायालय में गया तो न्यायालय ने बोल दिया ये तो कहाँ पे आता है, ये 9वीं अनुसूची का मामला है, इस पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। तो उसने ये बोले सही है यार, भूमि का संबंधित मामला है तो भूमि से संबंधित मामले में तो न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। तो भले ही शंकरी प्रसाद होशियार ना हो, उनका वकील बड़ा होशियार होता है। वकील ने बोला ठीक है, आप इस आधार पर मत जाओ कि हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, आप जाओ कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समानता लिखी है, मौलिक अधिकारों में प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है और हमारी प्रॉपर्टी का राइट का इनने उल्लंघन किया है। लेकिन न्यायपालिका और तेज होती है। न्यायपालिका ने यहाँ पे डिसीजन दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी है, तुम बोल रहे हैं ना कि मौलिक अधिकारों में लिखा है, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ से प्रियम्बल भी क्या है, संविधान का ही भाग है। प्रियम्बल में क्या लिखा है कि सबको समानता है, आर्थिक क्या है, समानता है। और जब आर्थिक समानता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 2500 एकड़ ज़मीन लो वो कोई व्यक्ति के पास 5 एकड़ ज़मीन न रहे, है ना। तो इस प्रकार से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, ठीक है। और इसी को हटाने के लिए एक संविधान में नियम जोड़ा गया था कि मौलिक अधिकारों का भी क्या हो सकता है, कम किए जा सकते हैं, लेकिन कौन सी प्रोसेस के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। ये हमने कहाँ से लिया है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार अमेरिका से। अमेरिका के मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन भारत के मौलिक अधिकारों में क्या हो सकता है, संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें कम किया जा सकता। क्लियर बात हुई? तो फंडामेंटल राइट कहाँ से आया है हमारे यहाँ पे? अमेरिका से आया है, ठीक है। वित्तीय आपात भी कहाँ से आया है? अमेरिका से। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी आता ना, ये भी कहाँ से आया है? वित्तीय आपात अमेरिका से आया है। एक और महत्वपूर्ण चीज आई है अमेरिका से, प्रस्तावना। प्रियम्बल हम कहाँ से लाए हैं? है ना, लेकिन प्रियम्बल में जो भाषा लिखी है, अब आप बोलो